हेलो। विज्ञान में अध्याय 3 हम देख रहे हैं धातु एवं अधातु। तो इसमें बच्चों हमने धातुओं अधातुओं के गुणधर्म देखे थे। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखी थी, धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया देखी थी, धातुओं के जल के साथ में अभिक्रिया देखी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि धातुएं जब अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, और धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, और धातुएं जब जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। ठीक है, आज हम देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी। इसके बारे में हमने कल भी नेक्स्ट उसमें भी बताया था आपको। तो सक्रियता श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी है या ऐसी लिस्ट है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में यानी जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है उसको श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर उससे नीचे कम, उससे नीचे कम। तो सबसे आखिरी में जो धातु होती है श्रेणी में वह सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। तो क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में धातुओं को रखा जाता है। ठीक है, अब धातुएं और अधातुएं किस तरह से अभिक्रिया करती हैं, धातु अधातु किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यौगिक का जो है किस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम क्लोरीन से किस तरह से अभिक्रिया करता है, यानी संयोजकता का किस प्रकार से आदान प्रदान करता है। यानी कोई परमाणु किसी परमाणु से संयोजकता का आदान प्रदान जब करता है जबकि उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संतुष्ट नहीं होती। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह परमाणु अन्य परमाणु के साथ में संयोजकता का साझा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो बच्चों एग्जाम्पल में दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयोजकता होती है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। तो के कोश इसका संतुष्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल कोश में 8 है तो एल भी संतुष्ट है। अब आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन जो है एम कोश में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या करता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के 2 परमाणुओं को दे देता है, उनके साथ में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसको क्या कहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम त्याग देता है। तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु होता है और क्लोराइड के 2 परमाणु। तो मैग्नीशियम धातु है और क्लोराइड अधातु है। तो धातुओं की अभिक्रिया किस तरह से होती है? तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड के या क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु क्लोराइड के 2 परमाणुओं को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देता है या त्याग देता है। तो इस तरह से दोनों के बाह्य कोश संतुष्ट हो जाते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से मैग्नीशियम का बाह्य कोश संतुष्ट हो गया और उधर क्लोराइड ने 1-1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लिया तो क्लोराइड के बाह्य कोश संतुष्ट हो गए। तो इस तरह से बच्चों ये क्या कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा ये कर लेते हैं। अगला है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए हम कौन से क्रियाकलाप करते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की पहले हम जानकारी लेते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति यानी आकृति और अवस्था में जो इनकी प्रकृति होती है, आकृति और अवस्था में जो इनकी प्रकृति होती है उसे भौतिक। तो धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। क्या होता है? धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है जिससे ये यौगिक
ठोस और कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये कैसे होते हैं? भंगुर यानी बिखरने वाले होते हैं और दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी ये उसमें द्रवित अवस्था में बहुत उच्च तापमान, बहुत ही अधिक तापमान पर पिघलते हैं, और एक क्वथनांक यानी वाष्पित भी ये बहुत अधिक तापमान पर ही होते हैं। तो इनका क्योंकि मजबूत आंतरिक आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए इन्हें पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है घुलनशीलता। तो वैदिक संयोजक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, और कैरोसिन है, पेट्रोल है जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। अगला है विद्युत चालकता। तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित जो कण है, यानी धनावेश और ऋण आवेश जो कण होते हैं, तो उनकी गतिशीलता कैसी होती है? आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन होते हैं, और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इलेक्ट्रोड यानी जो प्लेटें होती हैं या जो तार होते हैं, तो जिन कणों पर ऋण आवेश होता है वो धन प्लेट की ओर जाते हैं, और जिन कणों पर धन आवेश होता है वो ऋण प्लेट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं। अब इसके आगे बच्चों हम देख रहे हैं धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है, वहाँ धातुएं पर्याप्त रूप से पाई जाती हैं, और जो समुद्र का जल है उसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण पाए जाते हैं। और पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, तो उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना कैसा होता है? लाभकारी। ठीक है, यानी जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको तो खनिज कहते हैं, लेकिन खनिजों में कोई एक धातु विशेष प्रकार से पाई जाती है, खनिजों में कोई धातु विशेष प्रकार से पाई जाती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, तो इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। ठीक है, यानी अयस्क जो होते हैं वो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। आगे जो हम देख रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में तो आप जानते हो, इसलिए आप ये समझ सकते हो कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। और ये कैसी पाई जाती हैं? ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं स्वतंत्र अवस्था में? क्योंकि अन्य धातुओं से क्रिया ये नहीं करती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और जो कॉपर और सिल्वर होता है वो अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था यानी किसी अन्य धातु के साथ में मिले हुए, उसे कहते हैं संयुक्त। और जो स्वतंत्र अवस्था यानी जो जिस धातु में अन्य धातुओं की मात्रा बहुत ही कम हो, या तो बिल्कुल ना हो या हो तो बहुत ही कम हो, तो वो स्वतंत्र अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाई जाती। और इसके बीच की जो धातुएं हैं, जैसे कि जिंक है, फेरिक है, लेड है, आदि धातुएं, फेरिक आयरन,
Fe आयरन को बोलते हैं, ठीक है, और Pb लेड को, Zn जिंक को। तो इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी ना तो बहुत अधिक क्रियाशील होती है, ना ही अक्रियाशील होती है, इनकी मध्यम होती है। और ये भूपर्पटी में ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ये पाई जाती हैं। आप देखेंगे कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता और पृथ्वी पर इनके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने इस तरह से देखा कि धातुओं को या तो वो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या किसी अन्य धातु के साथ में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो खनिजों से, पृथ्वी की मिट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं उनसे अयस्क प्राप्त होते हैं, और अयस्क को शुद्ध करके, अयस्क का निष्कर्षण, अयस्क का शोधन करके उनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। अब आगे है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण, तो पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी होती है, रेत होती है, और भी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इन सबको मिले जुले रूप में गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं, और इसके लिए पृथक करने, यानी अलग पृथक करने की विधि अपनाई जाती है। अब जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं हैं, यानी जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विधियों के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है, अयस्कों से या खनिजों से। तो बच्चों हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे संचारण। कौन सा देखेंगे अब हम? संचारण। तो संचारण के संबंध में हम बहुत सी अध्याय में बहुत सी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। जैसे हवा में छोड़ देने से सिल्वर या चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। जब चांदी या सिल्वर की वस्तुओं को हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो कैसी हो जाती हैं? काली हो जाती हैं, ठीक है। और सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर यानी चांदी। तो चांदी जो है वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिससे चांदी के आभूषण जो होते हैं, हमारे चांदी के जेवर, वो कुछ दिनों बाद हमें काले दिखाई देने लगते हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसकी जो है चमक जो है, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की, यानी तांबे के बर्तन देखिए ना, तांबे के जो बर्तनों का जो रंग होता है वो भूरा रंग कहलाता है, ठीक है। तो चांदी वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करती है, और वहीं तांबा जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बारिश के मौसम की जो हवा होती है तो वो आर्द्र होती है। तो तांबा जो है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह जो भूरी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट की परत इस पर चढ़ जाती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। लोहे को तो आपने देखा होगा, लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे पर भी भूरे रंग की वो परत जैसी चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अपनी भाषा में हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्रियाकलाप दिया है बच्चों, उसमें ये देखना है कि जंग किन परिस्थितियों में लगती है, ठीक है। तो इन्होंने 3 परख नलियाँ ली हुई हैं,
एक में इन्होंने क्या लिया है, पहली परख नली में इन्होंने ABC ली हैं, ठीक है। तो ए में थोड़ा सा जल डाल के उसे कार्क से बंद कर दिया है। और परख नली बी है, तो बी में क्या लिया है इन्होंने, आसपास जल डाल के, आसपास जल डाला है और उसमें थोड़ा सा तेल मिला के कार्क से बंद कर दिया है। और परख नली सी में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कार्क से बंद कर दिया है, ठीक है। और प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दी हैं, तीनों परख नलियों में लोहे की कीलें डाल दी हैं। पहले में आसपास जल डाला है, ठीक है। दूसरे में पहले में ठंडा पानी डाला है, दूसरे में उबला हुआ आसपास जल डाला है और तीसरे में पानी नहीं है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाला है और तीनों को कार्क से बंद कर दिया है। बीच की परख नलियों में उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल दी हैं। और कुछ दिन बाद जब ये देखते हैं तो जो दोनों परख नली को देखते हैं तो इनमें जो पहली परख नली है जिसमें जल था, उसमें उसकी जो कीलें हैं उनमें जंग लगी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो नमी के कारण इनमें जंग लग जाती है। अगला है संक्षारण से सुरक्षा। तो पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के या यस्त्र लेपन, तो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है तो उसे यस्त्र लेपन कहा जाता है, ठीक है। और क्रोमियम का लेप करके आदि मिश्र धातु बना के इन्हें जंग लगने से बचाया जा सकता है। कौन कौन से काम करके, पेंट यानी वार्निश करना, और तेल लगा के या ग्रीस लगा के, यस्त्र लेपन यानी लोहे की वस्तुएं जो होती हैं तो उनको सुरक्षा के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है या क्रोमियम का लेप कर दिया जाता है, क्रोमियम को पोत दिया जाता है या मिश्र धातु बना के इनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्त्र लेपन कहते हैं, ठीक है। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जो जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं यानी पोत देते हैं तो उसे यस्त्र लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यस्त्र लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। यानी किसी वस्तु पर एक बार उसके जस्ते की परत चढ़ा दी जाए तो मान लो जस्ते की परत कुछ दिनों बाद में नष्ट हो गई तो उसके बाद भी जो वस्तु है वह सुरक्षित रहती है, उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। आगे है धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि है मिश्रात्वन। इस धातु से इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं, यानी धातुओं के गुणधर्मों को प्राप्त किया जा, जैसे लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन ये कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि लोहा नरम होता है, मुलायम होता है और गर्म करने पर इसको मतलब इसमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तो यह कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। लोहे में क्या निकेल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील, जो कि हमारे रसोई के बर्तन आपने देखे होंगे, स्टील के जो बर्तन होते हैं, तो इस तरह से लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती। यानी क्रोमियम मिला देते हैं और क्या मिला देते हैं, निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो लोहे में चमक आ जाती है और लोहे में नमी से या आर्द्रता से जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है या मिश्रित कर दिया जाता है तो लोहे के गुणधर्म बदल जाते हैं और यह पदार्थ या तो धातु या अधातु किसी भी रूप में हो सकते हैं। जो लोहे में मिलाने हैं तो वो या तो धातु हो सकती है या वो अधातु हो सकती है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के
समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। अब बच्चे यहाँ समांगी मिश्रण का मतलब ये नहीं है कि दोनों धातुओं की मात्रा समान हो, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि जो स्टेनलेस स्टील है तो जो उसका निर्माण होता है लोहे से, निकेल से और क्रोमियम से, तो स्टेनलेस स्टील में 80% लोहे की मात्रा होती है, 10% निकेल की और 10% क्रोमियम की, यानी लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन निकेल और क्रोमियम लोहे में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिए जाते हैं। तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से मिल जाता है या मिश्रित हो जाता है तो उसे मिश्र धातु या मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं और वो सभी पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं तो उसे समांगी विलयन कहा जाता है, ठीक है। समांगी यानी समान मात्रा हो या समान रूप से मिल गए हों, उसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिश्र धातु जो होती है वह जो जैसे कांसा है, ठीक है, इसके आगे अभी हम देख रहे हैं। तो तैयार करने के लिए पहले जो मिश्र धातु बनाने के लिए जो धातु अधिक मात्रा में होती है यानी मूल धातु, तो जो मूल धातु होती है उसे पहले पिघलाया जाता है, मूल धातु को पिघलाया जाता है और फिर दूसरे पदार्थ जो इसमें मिलाने हैं उनको एक एक करके निश्चित अनुपात में इन्हें अच्छी तरह से घोला जाता है और इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत यानी कमरे का जो तापमान है उसमें इनको खुला रख दिया जाता है, तो कमरे के ताप पर ये ठंडे हो जाते हैं और इस तरह से सूखने पर ये ठोस धातु के रूप में ये प्राप्त होते हैं। और यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है, ठीक है। यदि कोई एक धातु पारद होती है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु विद्युत चालकता और गलनांक कम होती है, ठीक है। तो जैसे तांबा और जस्ता, इसके मिश्र धातु बनती है पीतल, और तांबे और टिन की मिश्र धातु कांसा, ये दोनों विद्युत की चालक होती है। जबकि बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो विद्युत आती है तो उसके अंदर जो तार होते हैं वो तांबे के होते हैं, यानी तांबे के तार विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। लेकिन तांबे और जस्ते की जो मिश्र धातु बनती है कांसा और पीतल, तो ये विद्युत के कुचालक हैं, यानी इनके गुण बदल जाते हैं, मिश्र धातु बनने से इनके गुण बदल जाते हैं, ठीक है। आगे है सीसा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से मिश्र धातु बनने पर धातुओं के गुण आपस में बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने इस अध्याय में क्या सीखा कि हम तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तत्वों को हम किस किस रूपों में बांट सकते हैं, धातुओं में और अधातुओं में। धातुएं तन्य होती हैं, आघात होती हैं, चमकीली होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। सभी धातुएं कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश। तो कोई भी परमाणु है उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर होती है, यानी किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या होता है, किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए, जैसे संयोजकता के लिए अपन ने देखा था मैग्नीशियम क्लोराइड के 2 परमाणुओं को अपने बाह्य कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। मैग्नीशियम में प्रोटॉन तो उसमें 12 रहे,
मैग्नीशियम की संरचना अपन ने समझी थी अभी इसी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें 12 थे, तो 2 इसने क्लोराइड को दे दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 10 और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 12 ही रहे। तो इसमें कौन सा आयन बन गया? धन आयन। कौन सा? क्योंकि ऋण आयन इसमें कम हो गए, ऋण आयन की संख्या, तो ये धन आयन बन जाते हैं। अगला है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसे ऑक्साइड या ऐसे पदार्थ जिनमें धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब जल और तनु अम्लों के साथ में अलग अलग धातुओं की अभिक्रियाशीलता भी अलग अलग होती है। जैसे हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा था धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम में, तो उसमें हमने पढ़ा था पोटेशियम धातु सबसे अधिक सक्रिय है, जबकि सोना भी धातु है, तो सोना की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर ये जल और तनु अम्लों के साथ इनकी क्रियाशीलता भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। ठीक है, और प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या संयुक्त अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी रूप से मिलाने से हमें मिश्र धातु या मिश्रातु प्राप्त होती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी रूप से मिलाने से, यानी समांगी यानी सभी धातुएं एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मात्रा में अधिक हो सकती है, जैसे स्टेनलेस स्टील में है लोहा 80%, निकेल 10%, क्रोमियम 10%, तो मात्रा तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सभी धातुएं एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। तो उनके मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे मिश्रातु कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि लंबे समय तक नम वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसी कुछ धातुएं जो हैं उनकी बाहरी सतह संक्षारित या नष्ट होने लगती है और उस पर भूरे रंग की परत दिखने लगती है, तो इसे संक्षारण या जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, अगला है अधातुओं के गुण धातुओं से अलग होते हैं। यह है ना तो आघात वर्धक तथा ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। वो यानी कुचालक यानी ऊष्मा की कुचालक यानी गर्म नहीं होती, और विद्युत की कुचालक यानी करंट नहीं आता, तो ऊष्मा और विद्युत की ये कुचालक होती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, यानी ग्रेफाइट से विद्युत प्रवाहित होती है, और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं, क्योंकि धातुओं के मध्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से अधातुएं विद्युत ऋणात्मक बन जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने से विद्युत धनात्मक हो जाती हैं। ठीक है, अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो या तो अम्लीय या उदासीन प्रवृत्ति के होती हैं। ठीक है, और अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं और हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये हाइड्राइड बनाती हैं। तो बच्चे इस तरह से हमने अध्याय 3 में धातु अधातुओं के बारे में हमने देखा था। ठीक है।